गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बात कुछ ऐसी है कि मैं ख़ुद बड़ा परेशान था कि हर आदमी ये तवक्को और उम्मीद कर रहा था कि डॉलर थोड़ा नीचे आएगा और डॉलर चला गया ऊपर। अब इसकी वजह पूछते हैं मुझसे, मेहमान का तारुफ कराने से पहले आप बता दूं, इसकी वजह ये है कि आपने अमेरिका से बिगाड़ ली। क्लियर कट बात बता रहा हूं आपको। अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर चाइना की करेंसी नहीं है, यूएस डॉलर रशिया की करेंसी नहीं है। यूएस डॉलर किसकी करेंसी है? बेटा तुम बताओ, 5वीं जमात में जो तुम पढ़ते हो, प्रोग्राम देखते हो, तुम बताओ। हाँ, अमेरिका की करेंसी है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये अब आपको ये समझना है कि जब आप अमेरिका से बिगाड़ोगे तो वो आपकी क्या करेगा? वो ये करेगा जो हो रही है आपकी। सही है। अब आपने बिगाड़ लिया अमेरिका से, आप उस्ताद बन रहे हैं, बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, हम यूं नहीं करेंगे, हम फाते काबुल हैं, हम यूं कर लिया। अब नतीजा भुगतो। खरीदना फिर पेट्रोल 250 रुपए का, करो डिस्को डांस। पेट्रोल खरीदते हुए ना, जब वो डाल रहा हो ना पेट्रोल, तो उसको बोलना नहीं हम नहीं डलवाएंगे। बिल्कुल जैसे अमेरिका को बोला था ना, नहीं हम नहीं करेंगे। तो भाईजान आपको करना पड़ेगा, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो वो बाजू मरोड़ के तोड़ देंगे आपका। समझे ना आप? तो बंदे के पुत्र बन जाओ, पंगा लेने की जरूरत है नहीं। अब एक डिस्को डांस कर रहे थे, हम जीत जाएंगे, वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो सारी दुनिया को हम शिकस्त दे देंगे, हार गए। ये डिस्को डांस चल रहा था ना। टोटल 2 मैच जीते आपने। मैं हमेशा दुनिया में बताता हूं, ये 4 कौमें कभी तरक्की नहीं करेंगी। कौन सी? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। मैं साइन करके देता हूं, ये चारों कौमें कभी तरक्की नहीं करेंगे। और 2 कौमें और बता देता हूं, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। ये कभी चैन से नहीं बैठेंगे, हमेशा दुनिया में फेंटी खाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया पेश गोई। अब ये 4 कौमें क्यों तरक्की नहीं करेंगी, ये आपके सामने। पहला इनका प्रॉब्लम है गरूर तकब्बुर। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। जेब में सिक्का आया नहीं, अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी। बंदे के पुत्र नहीं बनते। उस्ताद फाते काबुल तुम नहीं बने हो। उन्होंने पीछे फोटो किसने लगाई हुई है? वो जिसके वो जो उनका जो वजीर दिफा है ना, उसने पीछे फोटो किसकी लगाई हुई थी पता है? उसने फोटो किसकी लगाई हुई थी पता है कुछ? उसने फोटो उसकी लगाई हुई थी जिसने काबुल फतह करने के बाद दिल्ली फतह किया, लाहौर फतह किया और खूब फेंटी लगाई और पूरे मौजूदा पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। हम मुगलों के अंडर में नहीं थे भाईजान, हमें हमारे ऊपर हुक्मरान ये अफगान था जिसका नाम था अहमद शाह दुरानी, जिसकी फोटो पीछे लगी हुई थी इनके वजीर दिफा की। ये तो बोलते हैं हम फोटो नहीं लगाते, किसी चीज का अक्स नहीं लगाते, किसी बंदे की फोटो नहीं लगाते, ना फोटो देखते हैं। तो इन्होंने फोटो क्यों लगाई थी अभी इंटरव्यू के दौरान? उसमें लगाया था, इन्होंने पीछे लिखा हुआ था अहमद शाह बाबा। और अहमद शाह बाबा ने क्या किया था? फुल फेंटी लगाई थी। खैर आगे चलते हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। यहाँ स्टूडियो साथ मौजूद हैं जफर पराचा साहब, और टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं मलिक बोस्तान साहब। किसी तारों के मोहताज नहीं, दोनों इस फील्ड के मैं कहता हूं कि माहिर हैं और यही इनका कारोबार भी है। स्टूडियो के अंदर मौजूद जफर पराचा साहब, पहले इनकी राय ले लेते हैं। जफर पराचा साहब, उल्टी हो गई सब तदबीरें। पिछली दफा हमने फैक्ट्स की बुनियाद पे बात की और फैक्ट्स की बुनियाद पे आपने बताया कि कोई ऐसे शुमारियात नहीं, कोई खतरनाक बात नहीं, डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन डॉलर ने बाउंस बैक मारा, अवाम भी परेशान, लोग भी परेशान, समझ नहीं आई। असल में हमारे साथ हाथ हो गया। IMF के साथ इनकी बात पक्की नहीं हुई थी, इन्होंने बेवजह शोर मचा दिया। क्या कहते हैं आप? जी जी, शुक्रिया आपका जनाब। देखिए जनाब, बात यह है कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि डॉलर जो है उसके बढ़ने की वजूहात हमारे हिसाब से नहीं है। जितने भी हमारे इकनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं जो हमको बताए जाते हैं वो सब बेहतरीन हैं। उस हिसाब से डॉलर मेरे हिसाब से 155-60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसा कि कल हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा एक तकरीर में कि डॉलर इस वक्त 168 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे ही सऊदी गवर्नमेंट ने ग्रैंड का ऐलान किया, आपने देखा कि हमारे यहाँ इंटर बैंक के अंदर डॉलर 4 से 5 रुपए नीचे हो गया। लेकिन उसी दिन हमारे वज़ीर ख़जाना साहब का बयान आ गया, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में था वो बेहतर समझते हैं, कि उन्होंने कहा रुपए की वैल्यू गिरेगी और डॉलर बढ़ेगा और उसके साथ साथ पेट्रोल और दीगर चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे जी। तो फ़ौरन ही जो हमारे बैंक्स के अंदर जो स्पेकुलेटर्स हैं उन्होंने डॉलर को 5 से 6 रुपए बढ़ा दिया। अब
वो जब बढ़ गया डॉलर तो अब उन्होंने कल बयान दिया कि जी हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, लेकिन थोड़ी सी उनकी जो डायरेक्शन है ये गलत है कि वो जो कार्रवाई करते हैं वो एक्सचेंज कंपनीज के ख़िलाफ़ करते हैं, जबकि होनी चाहिए कार्रवाई बैंक्स के ख़िलाफ़, क्योंकि जो बैंक में जब रेट बढ़ता है तो ओपन मार्केट में बढ़ जाता है, और जब बैंक में कम होता है तो ओपन मार्केट में कम हो जाता है। तो सर एक बात तो ये है, दूसरी बात यह है कि डॉलर बढ़ने की एक मेन वजह यह है कि जो हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे आपने फरमाया कि अमेरिका नाराज़ है या ये, दरअसल हमारी जो है कि हमारी जो जोग्राफियाई पोजीशन है वो भी हमारे लिए एक मुसीबत है। हमारे इधर अफ़गानिस्तान है, इधर इंडिया है, इधर चाइना बैठा है, सी पैक है, तो अब हम सी पैक जब चला रहे हैं तो दुनिया उसके ख़िलाफ़ जा रही है, क्योंकि चाइना के साथ जाना अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज़ को खटकता है। तो हमारी जो खारजा पॉलिसी नहीं, ये है, तो हमारी आदत बुरी है ना, कभी किसी के साथ चले जाते हैं, कभी किसी के साथ चली जाती है। मतलब मैं माजरत, मैं अभी आपकी तरफ दोबारा से आता हूँ कि ये मसला जो चले जाने का है, कभी किसी के साथ चले जाती है, कभी किसी के साथ चले जाती है, ये वाला चक्कर जो है ख़त्म होना चाहिए, पाकिस्तान को खुद मुख्तार होना चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं। मलिक बोस्तान साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए शामिल हैं। वेलकम करता हूं सर आपको मलिक बोस्तान साहब। हेलो हेलो जी मलिक बोस्तान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मलिक बोस्तान साहब, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप तज्जिया पेश करें कि अब डॉलर का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, बिलखुसूस जब हमें IMF का मामला थोड़ा ख़तरनाक लग रहा है और सऊदी अरब वाला ये कह रहे हैं कि आ जाएगा, यानी हर बात अगर मगर पे छोड़ दी है, तो अगर मगर में तो बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होगी। मलिक बोस्तान साहब क्या कहते हैं आप? मैंने अगर बेयकीनी नहीं होगी, हुकूमत ने बैकअप बना लिया है और मैं समझता हूँ हुकूमत ने चाइना से रिक्वेस्ट की है। ML1 रेलवे का जो मंसूबा था जो कि $7 अरब का है, और एनर्जी का एक मंसूबा था $12 अरब, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप हमें एडवांस 1% पे दे दें, और उन्होंने नीम रजामंदी भी जाहिर की है कि हम जो है इसमें कुछ हम उनके खदशात थे सिक्योरिटी के हवाले से, और कुछ 250 अरब रुपए जो कि पाकिस्तान ने उनको गर्दिशी कर्जों में शुमार करके रोका हुआ था, तो उन्होंने कहा हमें गर्दिशी कर्जों में न पड़े, हमें आप जो भी हमारे एनर्जी के पैसे वो हमें दें। तो हुकूमत ने अभी उनको यकीनदानी कराई है, जितने भी आपके एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं वो हम आपको बर वक्त पेमेंट करेंगे, डेट सर्कल में नहीं डालेंगे। तो इससे ये है कि मैं समझता हूँ चाइना जो हर वक्त मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के काम आता है, तो उसने नीम रजामंदी जाहिर कर दिया। अगर ये बैकअप बन जाता है IMF का नहीं देता, तो हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसला किया है उनसे बातचीत करके, और पाकिस्तान को इससे खतरे से निकल आएगा। और दूसरी बात जो आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल जो बयान दिया था वो बड़ा पॉजिटिव मार्केट ने असर लिया। रुपये भी आपने देखा 176 से कम होकर 174-50 पे आ गया, और साथ साथ उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि सट्टेबाजों के खिलाफ हम गहरा तंग कर रहे हैं और वो बहुत जल्द एक्शन ले गए, और IMF से मुज़ाकरात कामयाब होने वाले हैं। तो ये अच्छी चीज़ें थी जो उन्होंने कही, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो इंटरनेशनल अगर महंगाई होगी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में होगी, लेकिन हमारी जो पूरा टारगेट है वो हम GDP बढ़ाना चाहते हैं, और हमारा टारगेट जो है 5 से 6% है, ताकि लोगों की क़ुव्वत खरीद बढ़े और उनकी आमदनी में इजाफा हो। तो ये ऐसे बयान है जो कि लगता है कि हुकूमत, और ये भी उन्होंने दे दिए, जैसे प्राचा साहब ने अभी कहा है कि रुपया जो है 10 से 12 रुपये ओवर वैल्यू है, तो इसका मतलब उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि रुपये को हम 170 तक हुकूमत देखना चाहती है। ये जो मार्केट में अफवाहें थी कि 180 और 200 को हो जाएगा, तो ये दम तोड़ जाएंगे और इससे ये रुपया मजबूत होगा, और हुकूमत जो है इसको फिक्रमंद है। ऐसा नहीं है कि उसको फिक्र नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं, क्योंकि एक तो ADB ने $600 मिलियन का वैक्सीन की खरीदारी के लिए मंजूर कर लिया है, वो भी देने को तैयार हो गए। लेकिन अब पेशगोई क्या है? अब तो नई पेशगोई होगी ना, ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा? जी, ऑयल और गैस खरीदने के लिए दिए हैं। इस तरह वापटा के बड़े प्रोजेक्ट होने वाले $36 अरब वो शुरू करने वाले हैं, और इससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बड़ा जो है फायदा होगा, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है हर चीज़ नेगेटिव है, पॉजिटिव भी हो रही है इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन अभी आप टारगेट प्राइस डॉलर की क्या समझते हैं? फिर मैं ब्रेक लेनी है। जी हेलो जी, टारगेट वैल्यू क्या देखते हैं US डॉलर की? डॉलर जो है जी, जैसे बताया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बता दिया, डॉलर इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे 168 और 70 का हो जाएगा। अब दोबारा 170 को टच करेगा और फिर 167 की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन दे दी है हुकूमत की। जो ये इस वक्त बोलना बड़ा पॉजिटिव हुआ रुपये के लिए और डॉलर को इंशाल्लाह। मलिक बोस्तान साहब ने इस राय का इजहार किया कि $12 अरब की निगोसिएशन पाकिस्तान की चीन के साथ जो है वो किसी हद तक पहुंच चुकी है,
बैकअप प्लान के तौर पर 1% पे ऊपर वो हमें कर्ज देने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर IMF राज़ी नहीं होता, तो ये खुशाइन बात है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है और सेंट्रल बैंक है ये कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में इनको जाके आगे इस्तेहकाम दिख रहा है। और वज़ीर ख़जाना के बयान के बाद उनकी प्रेडिक्शन यही है कि पहले 170, फिर दोबारा से वो अपनी बात पे कायम है। पिछले प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा था, आप भी थे प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने कहा था मैं 167 के ऊपर ही बात करता हूँ, 167 के ऊपर ही बात आएगी, 167, 168, 166, यानी इसी बैंड के अंदर मूवमेंट है। अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप भी कंक्रीट इसके ऊपर कुछ अपनी रिव्यू भी दें और साथ साथ एक टारगेट भी दें कि आपको क्या लग रहा है इस कारोबार के अंदर कि किधर जाके बैठेगी डॉलर की वैल्यू। जी देखिए जनाब, बात यह है कि जैसा आपने कहा, बातें तो हमारे मुल्क में सारी की सारी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे के सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन ये जो डॉलर बेकाबू हुआ है ये $1 मिलियन सवाल है कि ये क्यों नहीं काबू आ रहा। अगर हम अपने इस वक्त इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स देखें तो उसके हिसाब से तो मैंने जैसे कहा डॉलर हमारे यहाँ 155 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए हम ये कहते हैं जी हमारी इंपोर्ट बढ़ गई है, फिल वक्त हमारा इंपोर्ट का बिल डबल हो गया है, और जो हमारे ऑयल, एडिबल ऑयल, कोल, उनकी प्राइसेस बाज़ार में बहुत बढ़ गई हैं इंटरनेशनल मार्केट में। फिर जो हमारा जो फ्रेट है कंटेनर्स का वो काफ़ी बढ़ चुका है, उससे हमारे इंपोर्ट के बिल पे फ़र्क आया है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन लॉन्ग टर्म में डॉलर को इस रेट पे नहीं रहना चाहिए। जैसे मलक बोस्तान साहब ने फरमाया कि 170 इसका इस वक्त बैंड होना चाहिए, मैं उस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट लेवल इसका 165 होना चाहिए। अच्छा, और मज़ीद अगर हमारी सारी चीज़ें ठीक रहती हैं और IMF की कोई कंडीशन नहीं है, मैं फिर वही अपनी बात दोहराऊंगा, अगर डिवेल्यूएशन की दीगर शराइत के साथ IMF की कोई कंडीशन नहीं है तो डॉलर 155 रुपये से इन इंडिकेटर्स के साथ इससे ऊपर इसका रेट नहीं बनता। 160, 155, 155, देखिए 170 एंड सेकंड इसका जो टारगेट मेरे हिसाब से है डॉलर का 165। 165 और एक्चुअल वैल्यू आप कहां देखते हैं? एक्चुअल वैल्यू मैं इसकी देखता हूं 155 के ऊपर। ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो स्टेट बैंक का कंट्रोल है वो बहुत बेहतरीन है। अगर हम ये देखें कि हमारा इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 9%, 10% जा चुका है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 11-12 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टेट बैंक ने इसको 7.25, 7.5 पे रोका हुआ है। ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो आपके मुल्क के पास से फॉरेन इन्वेस्टर करीब से भी नहीं गुजरे। मेरे ख्याल से बढ़ा देने चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने चाहिए। जी सर, उसकी वजह यह है कि साइंटिफिकली अगर आप इंटरेस्ट रेट को लॉन्ग टर्म तक इन्फ्लेशन रेट से नीचे रखने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान में महंगाई भी काफ़ी कदरे काबू में आ जाएगी। साथ साथ ये, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आजकल कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये कंज्यूमरिज्म ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये हर्ट करेगी बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को। आपके दिल की बात है, आप कह नहीं सकते, लेकिन मैंने आपके दिल की बात चुरा ली और मैंने कह दिया, क्योंकि स्टेट बैंक के गवर्नर की दिल की बात भी यही है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि उन्होंने भी साइंस की तालीम हासिल की है। साइंस की तालीम ये कहती है कि इन्फ्लेशन रेट से ऊपर ही होना चाहिए इंटरेस्ट रेट। तो थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं हम अपने साथ, लेकिन कोई बात नहीं। इसके ऊपर मैं दोबारा से आता हूं नुक्ते के ऊपर आपके पास। एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स के एक्सपर्ट हैं। मेरे ख्याल से इनकी आरा जो होती हैं वो हमेशा मैंने देखा है बड़ी मुतवाजिन होती है। वेलकम करता हूं आपको शो में। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, अब वही जो $1 मिलियन क्वेश्चन के बारे में बात हो रही थी, इशू ये कि आप उसे अपने पर्सपेक्टिव से पेश करेंगे, क्योंकि आप कमोडिटी मार्केट के भी एक तरह से मैं कहता हूं कि बड़े माहिर हैं और कैपिटल मार्केट्स को भी समझते हैं, और इसके साथ साथ जाहिर बात है पैरेलल फॉरेक्स मार्केट भी है, तो उसकी डायनेमिक्स को भी समझते हैं। सर, ये माजरा क्या है? ऊंट किस करवट बैठेगा एंड हाउ डू सी इट? क्या कहते हैं? देखिए, अपेरेंट इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त सही नजर नहीं आ रही, और आई थिंक कि ये जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं पहले तो रुपये को स्टेबलाइज करें, और फिर उसके बाद जाहिर है इसमें कोई प्लानिंग की भी जरूरत है। करंट अकाउंट डेफिसिट है, लोन रीपेमेंट है, IMF के प्रोग्राम है। आई थिंक कि जो जितना जल्दी IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान चला जाता है उतना जल्दी जो है वो हमें जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आएगी। बट IMF प्रोग्राम में उसमें जो नुकात है उसको जितना अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से जो है रिजॉल्व किया जाता है, वो लॉन्ग टर्म जो है वो हेल्दी रहेगा मार्केट।
अच्छा, और इसके साथ साथ अब आप मुझे ये बताएं कि जो सिचुएशन बन रही है इससे तो ऐसा फील हो रहा है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, और ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो ये तो नहीं कहते कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट साथ बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ेगा, जाहिर बात है। दोनों जब बढ़ जाएंगे तो ये चिकन एंड एग वाली बात हो जाएगी सर, दोबारा से वही इशू क्रिएट हो जाएगा, डॉलर और बढ़ेगा, रुपया और कम होगा। जो एक मैं फितरी बात बता रहा हूं, आप इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं? देखिए, बिल्कुल ये रीपेमेंट है, $100 बिलियन का लोन है, अगले 4-5 साल में हमने ये पे करना है किस्तों के अंदर। इस साल $15 बिलियन, अगले साल 25, और इस तरीके से $100 बिलियन जो है उसकी रीपेमेंट जो है वो करनी। ये कोई 30 साल का लोन तो नहीं है, ये तो 5 साल का लोन है, और आई थिंक ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, इनको रिटर्न करना होता है। पैसे नहीं होते तो फिर रुपी स्टेबिलिटी होती है, और फिर जाहिर है इस वक्त सिचुएशन हमारी नहीं है कि अगले 5 साल के अंदर जो है वो हम कोई ऐसा फ्रेश नेट इनफ्लो जनरेट कर लें, करंट अकाउंट सरप्लस जनरेट कर लें जो कि इसकी रीपेमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये रीशेड्यूल होंगे लोन जितने भी हैं, और जाहिर है इनकी रीशेड्यूलिंग के अंदर कंडीशंस होती हैं। इस वक्त IMF की कंडीशंस है, और फिर पेरिस क्लब की होंगी, और फिर जाहिर है ADB की होंगी। आई बिलीव इनकी सारी कंडीशंस को मीट करने के लिए जो है वो हमें कुछ ऐसा जो है वो पॉलिसीज जो है वो लेकर आनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देना चाहिए। इट्स नॉट फेयर, लेकिन फिर हाँ इट्स नॉट फेयर, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि जाहिर बात है कमोडिटी मार्केट के अंदर तो वर्क आप कर रहे हैं और उसके लिए स्पेकुलेट भी कर रहे हैं, जाहिर बात है उसमें मुख्तलिफ कमोडिटीज़ जो हैं दे आर कोटेड इन द डॉलर, बट इन पाकिस्तानी मार्केट दे आर सोल्ड इन रुपी एज वेल। तो ये मैं आपसे रैशनल क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि आप डॉलर को कहां देख रहे हैं इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म? डू यू हैव अ नंबर और अ बैंड इन माइंड? देखिए, डॉलर तो इस वक्त स्टेबलाइज हुआ है अगेंस्ट रुपी, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि रुपी जो है वो रुपया बढ़ा है आज के दिन जो है अगेंस्ट डॉलर। एंड आई थिंक कि जो आने वाले वक्तों में सऊदी जो डिस्प्यूट है $3 बिलियन की, वो भी एक सपोर्ट हमें मिलेगा। तो जाहिर है इसको हम कोई 1-2 रुपए की और एप्रिसिएशन अपेरेंटली देखना है, पर जाहिर है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना है, जिसमें हमारी लोन रीपेमेंट्स हैं, ये डिपॉजिट्स में वापस भी जाना है। तो ये सारी अनसर्टेनिटी अगर ये रिजॉल्व होती है तो फिर रुपया स्टेबल होगा, तो जाहिर है फिर हम इन्हीं लेवल्स पर जो है आने वाले क्वार्टर में देखेंगे। बट ट्रेडिशनली पाकिस्तान रुपी अगेंस्ट डॉलर 5% पर एनम से डिप्रिशिएट हुआ है, वो जो मोमेंटम है वो हमें कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है, यानी कि जाहिर है 5 से 10% डिप्रिसिएशन जो है रुपी की इमिनेंट है, बट विद इन अ ईयर। So if I try to translate what you are saying for our audience, that you are still saying that the dollar does not go below 170 as per your prediction, right? जी, अपेरेंटली जब जैसी रिसीट होती है हमें या IMF के प्रोग्राम पे In the long term, एनीथिंग कमिंग अप अर्लियर वो रुपी को सपोर्ट करेगा और इवेंचुअली रुपी गेन करेगा। बट जाहिर है हमें देखना है पॉलिसीज ऐसी कोई सामने आए जिससे हमें जो एनुअल बेसिस पे 5 से 10% रुपी की डेप्रिसिएशन होती है, और जाहिर है करंटली वो लोन रीपेमेंट की वजह से इश्यूज आते हैं, वो नहीं आएगा। तो ये बड़ी अहम बात आपने की है और बड़ी बावजन बात की है। खान साहब आपकी जानिब आऊँगा। बुनियादी बात यह है कि अब मुल्क की मईशत के मुतल्लिक भी मुख्तसर सी बात हो जाए। महंगाई का आलम ऐसा है कि वो परेशान कुन हो गई है, और डॉलर की तो हमने बात कर ली। वन ऑफ द रीज़न्स इज़ द US डॉलर, सेकंड इज़ ऑफ कोर्स, मुझे नहीं पता आप इस पे इत्तेफाक करें या नहीं करें, लेकिन इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, अशिया खुर्दुनुश बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। मलिक बोस्तान साहब मुख्तसरन इसके मुतल्लिक भी अपनी राय दें। देखो, आपका तजज़िया बिल्कुल सही है। असल चीज़ ही महंगाई है, और महंगाई को जब तक काबू नहीं पाएगा तो कुछ भी चीज़ काबू नहीं आएगी। और महंगाई तो होनी थी, क्योंकि कोरोना के बाद जो है चीज़ों की डिमांड कम हो गई थी, पूरी दुनिया ने जो है रेट गिर गए थे। जैसे आप देख लो, क्रूड ऑयल $100 से $40 तक होगा, बल्कि 40 से भी कम हो गया था एक वक्त में। तो हमने इसका बैकअप नहीं बनाया, उससे फायदा नहीं उठाया। इस तरह गैस की कीमतें थी, खाने पीने की चीज़ें थी, सारी चीज़ों की कीमतें जब कम हुई तो हमने ये इस वक्त की तैयारी नहीं की कि आने वाले वक्त में जब रेट बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेंगे। होते थी यही हुआ, पूरी दुनिया ने बैकअप बना लिया था, हमने इसमें लापरवाही बरती हो, जिसका नतीजा सबके सामने है। तो जो महंगाई बढ़ रही है, इसी तरह लोगों का जितना माल हो रहा है, हुकूमत ने आज जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा है, हमारी पूरी तरजीह ये है कि हम लोगों को आमदनी में इजाफा करें। आमदनी में इजाफा होगा तो उनकी कुछ खरीद पड़ेगी, और तभी महंगाई को जो है हम काबू करने की पूरी कोशिश करें, और महंगाई काबू होगी तो मसले आ सकते हैं। ये बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर मैं चाहूँगा ज़फ़र साहब अगर आप भी इस पे इनपुट थोड़ी सी देना चाहें, फिर मैं अगला सवाल पूछूँ। जी ज़फ़र साहब। देखिए सर, मैं एक ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगा,
आपने जो डॉलर के हवाले से बात की कि डॉलर का रेट क्या होना चाहिए जी। और आपकी मैनेजमेंट के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक का जो मैनेजमेंट है वो बड़ा अच्छा है। उन्होंने कल ही जो एक फैसला किया है कि जो बैंक्स का जो कैश मार्जिन उन्होंने 1% कम कर दिया है, यानी कि अब उनको अपना कैश मार्जिन अब कम करके स्टेट बैंक में ज़्यादा रखवाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से भी डॉलर के रेट पे फ़र्क आएगा और महंगाई पे भी उसका असर आएगा, क्योंकि एक सेंटिमेंट्स होते हैं या एक ट्रेंड सेट किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मलिक साहब ने फरमाया महंगाई बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, इनका कहना बिल्कुल ठीक है। महंगाई से आम आदमी बहुत परेशान है और इनकम बढ़ने के कोई चांसेस नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो इक़दामात हो रहे हैं, अगर इनको हुकूमत एक पेज पे हो, स्टेट देखो बैंक, या तो आप स्टेट बैंक के गवर्नर को फ्री हैंड दो या ना दो। अब आप उसको फ्री हैंड अगर आपने नहीं देना तो फिर एक अलग बात है, अगर फ्री हैंड दे रहे हैं तो उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने दें। मैं तो कहता हूं जो एक बंदा क्वालिटेटिव जजमेंट देना चाहता है मर्जी उसकी, लेकिन आप जानते हैं कि वो प्रेशर के अंदर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई बढ़ा दें, बढ़ा इस वजह से दें। साइंसी तस्वुर कहता है, जैसे आपने कहा कि वो तो मैनेज करना चाह रहे हैं। अब हर बात पे तो तनकीद नहीं कर सकते ना स्टेट बैंक के गवर्नर पे कि वही जिम्मेदार है, सारी दुनिया के मसाइल उसकी वजह से तो नहीं है। वो मसले को हल करने के लिए जो बात कह रहा है मान के देख लेते हैं, हर एक की मान के देखिए तो ऐसी की तैसी हुई है, इस बेचारे की भी सुन लो, फिर क्या मैं कह सकता हूं। नहीं सर, मेरा कहना यह है कि जो भी फैसला किया जाए मुत्तफ़िक़ा राय से, कंसेंसस के साथ किया जाए, डायलॉग किया जाए। डायलॉग करना कोई बुरी बात नहीं है, बहस करने से कोई अच्छी चीज़ सामने आती है। तो हुकूमत, वजारत ख़जाना, स्टेट बैंक, वज़ीर आज़म, कैबिनेट, नहीं, लेकिन लो इन इंटरेस्ट सबको रेट एक पेज का पे हमें फायदा क्या है? लो इंटरेस्ट रेट रख के हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, डॉलर तो वैसे ही बढ़े जा रहा है। एक तो मतलब ये कि हमें लो इंटरेस्ट रेट रखने का कोई फायदा नहीं हो रहा, मतलब मेरा ऐसा मैं ख्याल लो इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ जो भी फैसले किए जाए मुत्तफ़िक़ा तौर पे हों, और फिर उसके ऊपर ये ना हो कि वज़ीर ख़जाना कुछ और बयान दे रहे हैं, हमारे दूसरे वजीर कुछ और दे रहे हैं, और एक पेज पे होने चाहिए। सर सारी अंदर की बातें आज ही नहीं बतानी, कुछ छुपा के भी रखनी है ताकि थोड़ा तिश्नगी रह जाए। यहाँ पर एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद। एहसन मेहनती साहब, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इकोनॉमी के ओवरव्यू के ऊपर बात कर लें। अच्छा, मेरे वक्त ख़त्म हो गया, नहीं तो एहसन मेहनती साहब के साथ गुफ्तगू होती। बात यह कि इसका मुख्तसर खुलासा कर लेते हैं। जो बात हुई ज़फ़र पराचे साहब के साथ भी, मलिक बोस्तान साहब के साथ भी, एहसन मेहनती साहब के साथ काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हुई है और सब ने अपने नुकात बयान किए हैं। तो मैं इन शॉर्ट मतलब एक इख्तितामी नोट दे दूं, मैंने पेशकार से इजाज़त ले लिए। वो ये है कि मैं एक सलाह मशवरा दूंगा। मेरा सलाह मशवरा अपनी पाकिस्तानी कौम से हाथ जोड़ के, देखो भाई, बचपन में मेरे बुजुर्गों ने एक बात बताई थी, दरिया में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं लो। क्यों? क्योंकि आप जो काम करना चाह रहे हो ना, ये बहुत हटके करना चाह रहे हो। देखो, जब भी बंदा मुकाबला करे ना, अपनी हैसियत में रहकर करे। मुख्तसर सा वाक़या सुनाऊंगा, जावेद चौधरी की तरह कहानी नहीं सुनाऊंगा। मुख्तसर सी बात यह है कि अल्मानिया यानी जर्मनी, वहाँ पर एक बचपन में एक बच्चे को उठा लिया, उसका नाम था आरेज। आज भी देखें लोग नाम रखते हैं। आरेज को उठाकर ले गए रोम वाले, उसको अपने पास पाला, उसको तालीम दी, लेकिन उसने दिल में रखी ये बात कि मेरे को उठा के लेकर गए, मेरे माँ बाप से मुझे अलहदा किया है। जिस दिन उसको जर्नैल बनाया, उसको जनाब इख्तियार दिया, उसको अल्मानिया का गवर्नर बना दिया, अल्मानिया का सिपा सलार बना दिया, उसने कहा बच्चू अभी देखो। जब वो ताकतवर हो गया, मजबूत हो गया, फिर उसने बदमाशी दिखाई। आप लोगों का मसला ये है कि आप अभी वो वाले बच्चे हो जो आरेज रूम में था। तब दिल में बात रखनी है, निकालनी नहीं है। जिस दिन मजबूत हो जाना है उस दिन करना है काम, जिस दिन कमजोर हो चुपचाप बर्दाश्त करना है। यह है दुनिया का असूल। अभी बर्दाश्त करो, जिस दिन ताकतवर हो जाओ, जिस दिन अल्लाह ताला इख्तियार दे, उस दिन अपने रंग दिखाना। अभी से रंग नहीं दिखाओ अपने। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, बात मैंने बड़ी गहरी की है। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारे टीम को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।